हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा पत्र। बताएंगे क्या है कारण, साथ ही सामने आया मणिपुर हिंसा का खालिस्तान कनेक्शन। तो वहीं दोहा में विदेश मंत्री जयशंकर जी और पीएम अल थानी की हुई मुलाकात, किन मुद्दों पर हुई चर्चा। साथ ही साथ जेडीयू के बैठक के बाद अचानक एक्टिव हुए नीतीश कुमार, दे दिया बड़ा बयान। तो वहीं रोहित शर्मा के बाद कौन होगा T20 इंटरनेशनल का कप्तान, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। तो बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा पत्र। मुहर्रम के जुलूसों को लेकर कर दी बड़ी मांग। दरअसल ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने मुहर्रम के जुलूसों में सुरक्षा और बेहतर इंतजाम करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि मुहर्रम के जुलूसों को प्रदेश सरकारों की ओर से निर्धारित मार्गों से निकाला जाए, साथ ही जुलूसों के मार्ग में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए ताकि अराजक तत्व कानून व्यवस्था न बिगाड़ सके। पत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करते हुए कहा गया है कि जैसा कि आपके संज्ञान में है कि हजरत इमाम हुसैन, जिन्होंने अपने परिवार सहित 72 साथियों के साथ इंसानियत एवं मानवता को बचाने के लिए करबला के मैदान में शहादत पेश की थी, जिसमें एक 6 महीने का बच्चा भी शामिल था। ऐसी अजीम हस्ती की याद में पूरी दुनिया समेत हमारे भारत में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई व हर धर्म के लोग मुहर्रम मनाते हैं। आपको अवगत कराना है कि इस साल 8 जुलाई 2024 से मुहर्रम शुरू हो रहा है। यानी कि दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन किया गया है इस पत्र के जरिए कि पीएम मोदी जी इसकी सुरक्षा व्यवस्था एवं बेहतर इंतजामों के लिए प्रदेश सरकारों को निर्देश जारी करने की कृपा करें। ये कहना है शिया पर्सनल लॉ का पीएम मोदी जी को लेटर में। तो वहीं आपको बता दें, मणिपुर हिंसा को लेकर बहुत बड़ी खबर, जहां सामने आया मणिपुर हिंसा का खालिस्तानी कनेक्शन। विदेश से दी जा रही कुकी मैतेई समुदाय के बीच हिंसा फैलाने की ट्रेनिंग। जी हां, हिंसा ग्रस्त मणिपुर में शांति स्थापित करने को लेकर राज्य में आए दिन रैलियां आयोजित की जाती है। इस बीच मणिपुर हिंसा का इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आया है। इम्फाल के एक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई, जिसमें ब्रिटेन के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले भारतीय मूल के प्रोफेसर पर ऑनलाइन मैसेज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में लोगों को कथित तौर पर उकसाने का आरोप लगाया गया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी कनाडा में खालिस्तानी तत्वों से जुड़ा हो सकता है। एक स्थानीय निवासी की ओर से दायर एफआईआर में कहा गया है कि आरोपी व्यक्ति ने जानबूझकर गलत इरादे से मैतेई की धार्मिक मान्यताओं का अपमान किया और धार्मिक आधार पर मैतेई और अन्य समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, बताते ग्रुप ऑडियो कॉल ट्रेनिंग का भी बड़ा आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता ने उन्हें बताया है कि प्रोफेसर उदय रेड्डी सोशल मीडिया पर ग्रुप ऑडियो कॉल होस्ट करता है और मणिपुर में लोगों को निर्देश देता है कि राज्य में कानून व्यवस्था खराब कैसे किया जाए। जी हाँ, साथ ही साथ बता दे, दोहा में विदेश मंत्री जयशंकर जी और पीएम अल थानी की हुई मुलाकात। जी हाँ, जयशंकर जी पहुंचे हैं कतर, पीएम से की है मुलाकात। द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर हुई बातचीत। बता दे, व्यापार, निवेश और ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने को लेकर भारत कतर के साथ बातचीत करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी एक दिवसीय यात्रा पर कतर की राजधानी दोहा पहुंच चुके हैं। जयशंकर जी कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बातचीत करेंगे। बता दें कि कतर के प्रधानमंत्री विदेश मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। दोहा पहुंचने के बाद कतर के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल महामहिम श्री इब्राहिम फखरुक ने हवाई अड्डे पर डॉक्टर जयशंकर जी का स्वागत किया। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, नेपाल में मुस्लिमों ने हिंदुओं के गाँव का नाम बदल कर रख दिया इस्लाम नगर। हिंदू युवकों को भी इस समुदाय ने पीटा। बता दें, नेपाल के रोहतहट जिले में सांप्रदायिक तनाव की घटना सामने आई है। यहाँ एक सप्ताह पहले मुस्लिमों ने एक गांव का नाम इस्लाम नगर रखकर इससे बोर्ड लगवा दिया। हिंदुओं को इसका पता चला तो वे भड़क गए और इस बोर्ड को उखाड़ फेंका। इसके बाद मुस्लिमों ने हिंदू समुदाय के कुछ युवाओं की पिटाई कर दी। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटना 23 जून की बताई जा रही है। मामला रोहतहट जिले के गरुड़ा नगर पालिका वार्ड नंबर 6 का है। यहाँ के गाँव पोठीयाही में सप्ताह भर पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक चौराहे पर इस्लाम नगर का बोर्ड लगा दिया। ये बोर्ड बाकायदा हरे रंग में रंगा गया, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। बोर्ड के ऊपर अरबी और उर्दू भाषा में कई शब्द लिख दिए गए थे। बोर्ड के ऊपर दोनों तरफ इस्लामी इबादत गाहों की तस्वीरें भी छाप दी गई थी। यहाँ पर खड़े होकर एक मुस्लिम बुजुर्ग ने एक सेल्फी भी ली थी। बाद में सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बवाल मच गया। तो वहीं आपको बता दें, भारत और तालिबान के संबंध कैसे हो रहे हैं मजबूत। आज अफगान मुजाहिदीन कर रहे भारत की तारीफ। बता दें, भारत और तालिबान के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसका उल्टा असर तालिबान और पाकिस्तान के संबंध पर पड़ रहा है। इसका सबूत आज
आज ही कतर की राजधानी दोहा में दिखाई दिया, जब तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने भारत की तारीफ की। उन्होंने अफगानिस्तान पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत के समर्थन को लेकर धन्यवाद दिया। ये घटना बताती है कि कैसे पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। भारत 2021 के बाद से तालिबान के साथ जुड़ने को लेकर काफी सतर्क रहा है। भारत ने तालिबान के साथ सिर्फ उतनी ही दोस्ती की जो रणनीतिक रूप से उचित हो। यही कारण है कि आज अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव पाकिस्तान से ज्यादा है। जी हाँ, जब अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो सभी को लगा कि इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को होगा। पाकिस्तान के राजनेता और कई एक्सपर्ट खुशियां मनाने लगे थे कि भारत का अफगानिस्तान में किया गया करोड़ों डॉलर का निवेश डूब जाएगा। हालांकि भारत ने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया और तालिबान के साथ सीमित संपर्क स्थापित किया। भारत ने शुरू में काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया था। हालांकि उपस्थिति बनाए रखने के महत्व को पहचानते हुए भारत ने अपना दूतावास फिर से खोल दिया और काबुल में एक तकनीकी टीम तैनात की। ऐसे में दोस्तों, इतने मुश्किल घड़ी के बावजूद भी भारत ने जिस प्रकार से तालिबान राज में भी अफगानिस्तान से संबंध बेहतर किए हैं, अगर आप भी मानते हैं कि भारत की कूटनीति दुनिया में सबसे बेस्ट है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। तो बात करें एक और खबर की, जहां मैं हिंदू हूं और मेरा धर्म मुझे मार्गदर्शन करता है। जी हां, चुनाव से पहले स्वामी नारायण मंदिर पहुंचे ऋषि सुनक जी। कह दी बड़ी बात, बता दें ब्रिटेन में 4 जुलाई को चुनाव है। मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ मंदिरों में भी जा रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार प्रचार के आखिरी सप्ताह दोनों लंदन के बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर में प्रार्थना करने गए। इस मंदिर को नेस्डेन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। शनिवार शाम ब्रिटिश पीएम सुनक का मंदिर परिसर में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने स्वयं सेवकों से बातचीत भी की। मंदिर में उन्होंने कहा कि मैं क्रिकेट प्रेमी भी हूं। सुनक ने अपने संबोधन की शुरुआत भारत की T20 विश्व कप जीत से की। उन्होंने कहा कि भारत ने बहुत अच्छा वर्ल्ड कप खेला और जीत पर भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई। तो वहीं दोस्तों, हिंदू धर्म को लेकर उन्होंने क्या कहा वो आपको बता दें। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं और आप सभी की तरह मैं भी अपने धर्म से प्रेरणा और सांत्वना प्राप्त करता हूं। मुझे श्रीमद् भगवत गीता पर संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने पर गर्व है। हमारा धर्म हमें अपना कर्तव्य करना सिखाता है। उन्होंने कहा किसी भी परिणाम के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए, बस हमें अपनी ईमानदारी से काम पूरा करना चाहिए। सुनक ने अपने धर्म को लेकर कहा कि मेरे प्यारे माता पिता ने मुझे यही सिखाया है और मैं इसी तरह अपना जीवन जीता हूं और यही मैं अपनी बेटियों को देना चाहता हूं जब वे बड़ी होंगी। ये धर्म ही है जो सार्वजनिक सेवा के प्रति मेरे दृष्टिकोण में मेरा मार्गदर्शन करता है। अगर आप भी मानते ऋषि सुनक ने एक एक बात बेहतरीन तरीके से कही है तो आप लोग अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि क्या ऋषि सुनक को ही अगले प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि वहाँ की सर्वे में क्या रिजल्ट निकल कर सामने आए हैं, कौन बनने वाला है प्रधानमंत्री। लेकिन दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा आप लोग। साथ ही साथ बता दें, भारतीय नौसेना को पनडुब्बी बेचने को लेकर जर्मनी और स्पेन में मच गया जंग। आखिर किसके हाथ लगेगी बाजी, आपको बता दें भारतीय नौसेना की एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी AIP से लैस पारंपरिक पनडुब्बियों की खोज धीमी गति से आगे बढ़ रही है। नौसेना अपनी उन्नत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की जरूरत के लिए 2 पनडुब्बियों का मूल्यांकन कर रही है। हालांकि इनमें से केवल एक पास सिद्ध और मान्य तकनीक है। भारतीय नौसेना की टीम कार्टाजेना में स्पेनिश शिप बिल्डर नवंतिया द्वारा विकसित AIP तकनीक के क्षेत्र मूल्यांकन परीक्षण कर रही है। भारतीय नौसेना को पेश की गई S80 पनडुब्बी में अभी तक इस तकनीक को फिट नहीं किया गया है। पेश की गई श्रेणी की यानी कैटेगरी की एक पनडुब्बी को पहले ही AIP तकनीक के बिना स्पेनिश नौसेना में शामिल किया जा चुका है। नवंतिया का दावा है कि उसकी पनडुब्बी का डिजाइन बिना किसी बदलाव के P75I की लगभग सभी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो वहीं आपको बता दें, जर्मन ने भी शिप बिल्डर थीसेन क्रूप्स ने अपनी 214 क्लास की पनडुब्बियों की पेशकश की है भारत के सामने। अब देखना ये होगा कि इन दोनों देश में किसके हाथ लगेगी बाजी। क्या लगता है दोस्तों आपको, भारतीय नौसेना को पनडुब्बी जर्मनी या स्पेन किससे खरीदनी चाहिए? जवाब जरूर दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, 8 लाख अफगानियों को अपने देश से बाहर निकालेगा पाकिस्तान, नहीं जाने पर बल का भी करेगा प्रयोग, दे दी है ऐसी धमकी। बता दें, अफगानियों को निकालने का दूसरा चरण हो गया शुरू पाकिस्तान में। दरअसल पाकिस्तान ने बिना दस्तावेज वाले अफगान शरणार्थियों को उनके देश वापस भेजने की विवादास्पद योजना का दूसरा चरण शुरू करने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक करीब 8 लाख अफगानियों को निष्कासित करने की योजना है। पिछले साल नवंबर में पहले चरण में लगभग 5.41 लाख लोगों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। तब वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की काफी किरकिरी हुई थी। अल जजीरा में छपी रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि यदि अफगान शरणार्थियों ने स्वेच्छा के साथ देश नहीं छोड़ा तो उन्हें गिरफ्तारी और निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है। अफगानियों को अफगानिस्तान
वापस भेजने के पहले चरण में पाकिस्तानी सरकार ने दावा किया था कि वहां पर लगभग 44 लाख अफगान शरणार्थी थे, जिनमें से करीब 17 लाख के पास कोई दस्तावेज नहीं है। अब ऐसे में दोस्तों उनको धमकी दी गई है कि अगर तुम प्यार से नहीं जाओगे तो बल का भी प्रयोग किया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, साथ ही साथ बता दें। तो दूसरी ओर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सीमा पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है अफगान तालिबान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रविवार को अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद भी तालिबान की सरकार पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। तो वहीं बता दें, दिव्यांग भारतीयों को रूसी सेना में जबरन किया भर्ती, परिवार ने सरकार से मांगी मदद। जी हां, पंजाब के जालंधर जिले के गोराया से एक भारतीय को कथित तौर पर ट्रैवल एजेंटों की धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा है। पीड़ित मनदीप कुमार के परिवार के अनुसार उसे ट्रैवल एजेंटों ने धोखा दिया, जिन्होंने उसे इटली भेजने का वादा किया था। मनदीप को इटली की जगह मॉस्को भेज दिया गया, जहां उसे सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया गया। मनदीप कुमार के भाई जगदीप कुमार ने कहा कि मेरे भाई के पैरों में बचपन से दिक्कत है। मनदीप और उसके दोस्तों को आर्मेनिया के रास्ते इटली जाने के लिए गुमराह किया गया, लेकिन वे रशिया पहुंच गए। एजेंटों ने उसका शोषण किया और उन्हें और पैसे मांगने की धमकी दी। परिवार ने बताया कि मार्च में मनदीप से आखिरी बार संपर्क हुआ था। जी हां, तो वहीं बता दें, कनाडा में बीसी का नया अधिनियम आज यानी 1 जुलाई से होगा लागू। पेशेवरों और 29 व्यवसायों पर पड़ेगा इसका असर। जी हां, कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया का अंतर्राष्ट्रीय क्रेडेंशियल मान्यता अधिनियम 1 जुलाई यानी आज से लागू हो रहा है। यह अधिनियम प्रांत में अंतर्राष्ट्रीय क्रेडेंशियल को मान्यता देने के तरीकों में कई बदलाव करता है और आवेदकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाता है। विशेष रूप से यह कनाडाई कार्य अनुभव आवश्यकताओं, कुछ आवेदकों के लिए भाषा परीक्षण और अंतर्राष्ट्रीय आवेदकों के लिए अतिरिक्त शुल्क को हटाता है। इसका प्रभाव इंजीनियरों से लेकर अकाउंटेंट, रियल एस्टेट ब्रोकर, हेल्थ केयर पेशेवरों और अन्य 29 व्यवसायों पर पड़ेगा। तो वहीं बता दें, भारत की T20 वर्ल्ड कप में जीत पर झूम उठी दुनिया। इजराइल, अमेरिका ने दी भारत को बधाई। आनंद महिंद्रा व गूगल के CEO ने भी दिया बधाई संदेश। बता दें, भारत की T20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर जीत पर पूरी दुनिया झूम रही है। भारत ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। भारतीय टीम ने डेथ ओवर में साउथ अफ्रीका के मुंह से जीत छीनकर अपनी मेहनत और काबिलियत को साबित कर दिया है। इस जीत के बाद देश दुनिया से भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी जा रही है। इजराइल से लेकर अमेरिका तक ने भारत को जीत की बधाई दी। तो वहीं देश के जाने माने बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने भी भारतीय टीम को बधाई देते हुए कहा कि नमस्ते ChatGPT 4.0, कृपया मुझे भारतीय क्रिकेट टीम को सुपर हीरो के रूप में दिखाने वाली एक तस्वीर बनाकर दे, क्योंकि वे अंत तक सुपर कूल थे। भारत के लिए इस फाइनल का सबसे बड़ा उपहार ये था कि ये आसान नहीं था, ये लगभग उनकी पकड़ से फिसल गया था, लेकिन उन्होंने अपने मन में कभी मैच नहीं हारा। हम सभी को याद दिलाते हुए कि सुपर हीरो बनना कभी भी जीतने के दृढ़ संकल्प और कभी हार ना मानने वाले रवैये के बिना नहीं आता है। जय हो। जी हाँ, ये कहा है दोस्त आनंद महिंद्रा जी ने। तो वहीं बता दें, गूगल के CEO ने भी बधाई दिया और कहा कि क्या खेल था, सांस लेना तक मुश्किल था, वो सब कुछ जो खेल को अविश्वसनीय बनाता है। बधाई हो इंडिया, बहुत बढ़िया। तो वहीं बता दें कि जब बधाई संदेश की बात हो और पाकिस्तान से ऐसी खुशखबरी की खबर आ जाए, वाकई में चौंकाने वाली बात होती है। जी हाँ, T20 चैंपियन बनने पर टीम इंडिया के दीवाने दिखाई दिए पाकिस्तानी दिग्गज। कहा भारतीय बॉलर किसी से भी जलन नहीं करते। जी हाँ, पाकिस्तान के तमाम अखबारों, न्यूज चैनलों और पूर्व क्रिकेटरों ने भारतीय टीम की जमकर तारीफ करते हुए टीम इंडिया को बधाई दी है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबारों के पहले पन्ने की खबर में टीम इंडिया की जीत की खबर को प्रमुखता दी गई है। तो वहीं पूर्व क्रिकेटरों ने भी रोहित शर्मा की कप्तानी और जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी की खूब तारीफ की। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भारतीय टीम से फोन पर बात की, हार्दिक सूर्या की तारीफ की, रोहित विराट को भी दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि टीम इंडिया ने एक के बाद एक शानदार विजय हासिल कर पूरे टूर्नामेंट को रोमांचक बना दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व का अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में आपने देशवासियों को का कोटि कोटि दिल जीत लिया। ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखा जाएगा। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। ऐसे में आप लोग भी दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम को कांग्रेचुलेशन कहना मत भूलेगा। तो वहीं बता दें, प्रिंस सलमान के दूतावास ने आखिर क्यों जारी किया ये फरमान। कहा लेबनान तुरंत छोड़े सऊदी अरबिया के नागरिक। जी हाँ, सऊदी अरब ने लेबनान के शिया समूह हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संभावित युद्ध से जुड़े सुरक्षा जोखिमों के बीच अपने नागरिकों से लेबनान को तुरंत छोड़ने को कहा है। ये निर्देश लेबनान में सऊदी दूतावास ने जारी किया है। दूतावास ने अपने बयान में कहा है कि लेबनान गणराज्य में सऊदी अरबिया के साम्राज्य का दूतावास
दूतावास दक्षिणी लेबनान में वर्तमान घटनाओं पर चिंता के साथ नजर रख रहा है। एक बार फिर सभी सऊदी नागरिकों से लेबनान की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय का अनुपालन करने का आह्वान करता है और वहां के नागरिकों से लेबनान के क्षेत्र को तुरंत छोड़ने का आह्वान करता है। साथ ही साथ बता दे JF-17 थंडर या ब्लंडर, जी हाँ, 13 साल में 5 क्रैश की खबर, फिर भी तारीफ करते नहीं थक रहे चीन पाकिस्तान। बता दे दक्षिण पंथी की बढ़ती ताकत के बीच फ्रांस में चुनाव सत्ता में बदलाव के मिल रहे हैं बहुत बड़े संकेत। मैक्रोन की साख दांव पर, जी हाँ दोस्तों, ढहने के कगार पर है मैक्रोन का किला। भारी मतदान, दक्षिण पंथी सरकार के पूरे आसार। बता दें फ्रांसीसी चुनाव में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। इसके बाद संभावना जताई जा रही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस में पहले दक्षिण पंथी सरकार की शुरुआत हो सकती है। हालांकि इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि वे राष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं देंगे। एक सप्ताह पहले फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित अपने पत्र में उन्होंने कहा कि वे 2027 में अपना कार्यकाल समाप्त होने तक पद पर बने रहेंगे। मैक्रोन ने पिछले महीने यूरोपीय संघ के चुनाव में अपनी पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अचानक चुनाव का ऐलान किया था। हालांकि पहले से आशंका जताई जा रही थी कि अगर चुनाव होते हैं तो दक्षिण पंथी नेता मरीन ले पेन की नेशनल रैली यानी एनआर को जीत मिल सकती है। अब ऐसे में 1% अगर हम मान ले कि मैक्रोन की हार हुई तो क्या होगा, तो आपको बता दें मैक्रोन ने कहा है कि वो 2027 तक अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे। हालांकि अगर उनकी पार्टी हार जाती है और नेशनल रैली या न्यू पॉपुलर फ्रंट जीत जाती है तो लगभग 3 साल तक सत्ता साझाकरण की स्थिति बनी रहेगी। इसका अर्थ यह है कि एक पार्टी का अध्यक्ष हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्रपति होगा तो दूसरी पार्टी सरकार का प्रधानमंत्री पद चलाएगा। ऐसा पहले भी हो चुका है जब घरेलू नीति प्रधानमंत्री के हाथों में थी और विदेश और रक्षा नीति राष्ट्रपति के हाथों में थी। तो वहीं आपको बता दें नागालैंड की महिलाओं ने रचा इतिहास। 20 साल बाद हुए निकाय चुनाव में लहराया परचम। जी हाँ, नागालैंड ने 2 दशक बाद हुए शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं ने इतिहास रच दिया है। यहाँ कुल 278 सीटों में से 102 पर महिलाओं ने जीत दर्ज की है। 8 महिलाओं ने सामान्य सीट पर जीत दर्ज की है। 26 जून को यहाँ चुनाव करवाए गए थे। 2004 के बाद पहली बार यहाँ स्थानीय निकाय के चुनाव हुए जिनमें 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी। जी हाँ, राज्य के चुनाव आयुक्त टी जॉन लोंग कुमार ने कहा यह चुनाव नागा महिलाओं का था। नागालैंड में महिलाओं के आरक्षण के लिए संघर्ष करने वाली एक्टिविस्ट रोज मैरी जुविचू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस चुनाव के लिए बड़ा वरदान बन गया। तो वहीं बता दें ऋषि सुनक या फिर कीर स्टारमर कौन होगा ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री, क्या कहता है वहां का सर्वे आपको बता दें। ब्रिटेन में आम चुनाव के मतदान में महज 4 दिन का समय बाकी है। अब 3 दिन का ही समय बाकी है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व मौजूदा पीएम ऋषि सुनक कर रहे हैं, वहीं लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर है। इन्हीं दोनों नेताओं में से कोई एक चुनाव के बाद ब्रिटेन की कमान संभालेगा। विभिन्न सर्वेक्षणों में लेबर पार्टी को मजबूत स्थिति में दिखाया गया है। विभिन्न सर्वेक्षणों में बताया गया है कि 14 साल से ब्रिटेन की सत्ता पर काबिज कंजर्वेटिव पार्टी की अगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो इस बार विदाई लगभग तय मानी जा रही है। और ये कोई और नहीं दोस्तों बल्कि वहाँ का सर्वे एजेंसी यू गवर्नमेंट के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, जहाँ लेबर पार्टी की आगामी चुनाव में 422 में से 456 सीटें जीत दिखाई गई है, तो वहीं कंजर्वेटिव पार्टी महज 72 से 140 सीटों पर ही सिमटती दिखाई दे रही है। लेकिन आपकी इस पर अब क्या राय है बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें जेडीयू की बैठक के बाद अचानक एक्टिव हुए नीतीश कुमार इन दिग्गजों से की मुलाकात, फिर वापस लौटे पटना। दरअसल शनिवार को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी संपन्न होने के बाद रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में पार्टी के लोगों से मिलते रहे। दिल्ली में उन्होंने कई अलग अलग राज्यों से आए जेडीयू नेताओं से मुलाकात की। रविवार को मुख्यमंत्री सबसे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के आवास पर पहुंचे। कुछ देर वहां रहने के बाद वो केंद्रीय मंत्री व जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के आवास पर पहुंचे। लल्लन सिंह के साथ विमर्श करने के बाद वो वापस दिल्ली स्थित अपने वापस आवास लौट आए। दोपहर बाद उन्होंने अलग अलग राज्यों से पहुंचे जेडीयू नेताओं से मुलाकात की, चुनाव के बारे में फीडबैक भी लिया। रात 8 बजे के करीब वो वापस पटना लौट गए। तो वहीं बता दें डिप्टी स्पीकर पद पर ममता बनर्जी ने चला ऐसा दाव, अखिलेश हो गए खुश, कांग्रेस के मंसूबों पर फिर गया पानी। जी हाँ, हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार के मंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर लिया। इसके साथ ही 18वीं लोकसभा के लिए एक बार फिर कोटा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिरला को लोकसभा का स्पीकर बनाया गया, लेकिन डिप्टी स्पीकर को लेकर अभी संशय बना हुआ है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी ने डिप्टी स्पीकर के पद के लिए समाजवादी पार्टी यानी सपा को मौका देने की मांग की है। ममता बनर्जी ने दिया अवधेश प्रसाद के नाम का सुझाव। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव कब होगा ये साफ
नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 2 दिन पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को डिप्टी स्पीकर पद के लिए फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के नाम का सुझाव दिया था। हालांकि इसको लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रस्ताव से समाजवादी पार्टी खुश है और कांग्रेस ने भी इनकार नहीं किया। डिप्टी स्पीकर के लिए सहयोगी दल को मौका दे कांग्रेस, सीएम ममता ने यह बड़ी अपील की है। दोस्तों वैसे में आपकी क्या राय होने वाली है और डिप्टी सीएम किस पार्टी का होना चाहिए दोस्तों आपके हिसाब से बताना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, सीबीआई के शिकंजे में अरविंद केजरीवाल, लेकिन ईडी से कैसे अलग हैं? सबसे बड़ी जांच एजेंसी का केस बता दें। दिल्ली सरकार के एक्साइज पॉलिसी यानी उत्पाद शुल्क नीति में अनियमितताओं से जुड़े केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा केजरीवाल को हिरासत में लिए जाने की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले के कुछ दिनों बाद ये गिरफ्तारी हुई है। हालांकि शुरुआत में उन्हें अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। तो वहीं सीबीआई ने केजरीवाल पर उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में हिरासत में पूछताछ के दौरान असहयोग और टाल मटोल जवाब देने का आरोप लगाते हुए उनके लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की। सीबीआई की पैरवी कर रहे वकील डीपी सिंह ने दलील दी है कि पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान केजरीवाल ने असहयोग किया और सबूतों के उलट गोलमोल जवाब दिए। तो वहीं बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर लागू होगी सुभद्रा योजना। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने की यह घोषणा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने रविवार को कहा है कि सुभद्रा योजना 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू की जाएगी। ये एक वित्तीय सहायता योजना है जिसका वादा भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार जल्द ही खोला जाएगा और इसके अंदर संग्रहित कीमती सामान की एक सूची भी बनाई जाएगी। तो वहीं बता दें, उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन को लेकर खबर। कर्मचारियों के पास 31 अक्टूबर तक पेंशन विकल्प चुनने का मौका, सिर्फ इनको मिल सकता है लाभ। दरअसल प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प 31 अक्टूबर 2024 तक दिया है। मंगलवार को कैबिनेट ने 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने के अवसर के प्रस्ताव को मंजूरी कर लिया था। इससे करीब 50,000 कर्मचारी लाभान्वित हुए थे। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलता है आपसे अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।